नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। शीतकालीन सत्र के दिन गुजरते जा रहे हैं और हर गुजरते हुए दिन के साथ संसद में हंगामा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही विपक्ष के जो सांसद हैं वो जिस तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं उसके रोजाना नए नए तरीके देखने मिलते हैं। आज विपक्ष के सांसदों ने बीजेपी के लोगों को तिरंगा और गुलाब के फूल देकर उनका अपना विरोध जताया और ये बताने की कोशिश की कि देखिए इस तिरंगे का महत्व क्या है, इस संसद का महत्व क्या है और किस तरह से बीजेपी इस संसद को चलने नहीं दे रही है। ये आज दिखाने की कोशिश की विपक्ष के सांसदों ने। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आज राहुल गांधी ने खुद आगे बढ़कर रक्षा मंत्री माफ कीजिएगा राजनाथ सिंह को उनको तिरंगा थमाया और उनको गुलाब का फूल दिया। इस बात पर काफी मजाक भी बन रहा है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि ये क्या तरीका कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो भी तरीके होते हैं वो आने वाले वक्त में सही साबित होते हैं और फिर बाकी लोग उसको फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। ये हमेशा से होता आया है। राहुल गांधी की जितनी भी चीजें हैं उनका मजाक बनाना तो काफी आसान होता है, लेकिन उनके पीछे जो संदेश है उसको पढ़ना जरूरी है। और आज राहुल गांधी ने फिर एक नया काम किया। उन्होंने जिस तरीके से खुद आगे बढ़कर तिरंगा थमाया, तो ये एक बड़ा मैसेज कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी को कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम तिरंगे का महत्व, इस देश का महत्व, इस देश के संविधान का महत्व, उसको हम बनाए रखने के लिए अपने तरफ से संघर्ष करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आज कांग्रेस में और बाकी जो विपक्ष के सांसदों ने जिस तरीके से विरोध किया, उधर फिर से एक बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर हंगामा मचा। आज जेपी नड्डा जो है वो बचाव में खड़े हुए और इधर लोकसभा में भी हंगामा चला। तो कुल मिलाकर संसद में हंगामा जो है लगातार देखने मिल रहा है और इधर बीजेपी दूसरे मोर्चे पर भी घिरती जा रही है। ईवीएम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने। आप जानते हैं महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से धांधली की खबरें आई हैं और बार बार सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को मानने तैयार नहीं है। कांग्रेस ने हाल ही में अपना एक शिकायती पत्र दिया था चुनाव आयोग में, 3 तारीख को उस पर बैठक भी हुई चुनाव आयोग के साथ और चुनाव आयोग ने फिर से खुद को क्लीन चिट दे दिया। उसने कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान हुआ है उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बात को मानने तैयार नहीं है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में उसकी जीत तय थी, उसे जीत मिलनी थी, लोग उसको चाह रहे थे और लोग महायुति की सरकार को नहीं उस तरह से पसंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मैंडेट मिला तो ये केवल ईवीएम की गड़बड़ी के कारण मिला है, ऐसा विपक्ष का मानना है। और कल इस बारे में शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के नेता, इन तमाम लोगों की बैठक हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस बारे में एनसीपी शरद गुट के नेता प्रशांत जगताप ने ही जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और इधर आज लोकसभा में ओम बिरला से मुलाकात की राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी सांसद कर रहे हैं उस पर कांग्रेस के लोगों ने आपत्ति जताई और राहुल गांधी से कहा कि आप इस बारे में खुद लोकसभा अध्यक्ष से मिलिए, चर्चा कीजिए और उनसे कहिए कि वो इन सारे शब्दों को हटाएं। तो इस बारे में राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और इधर अब से कुछ देर बाद मेरा ख्याल है 1 घंटे बाद 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें वो लोग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी लाने की जो वो तैयारी है उस पर और ईवीएम को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर संसद में जो हंगामा अभी दिख रहा है वो इतने जल्दी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये हंगामा आने वाले वक्त में और बढ़ेगा ये तय है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से संसद चले, अदानी मुद्दे पर चर्चा हो। संसद को न चलने देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर अदानी पर चर्चा हो गई और अगर वो बाकायदा कार्रवाई उसकी जो आधिकारिक उस पर तौर पर सारी बातें दर्ज हो गई तो मोदी क्या जवाब देंगे। और संसद का आज का दिन खास इसलिए भी रहा कि आज मोदी संसद में नजर आए, मतलब बड़े लंबे समय बाद उन्हें फुर्सत मिली कि वो संसद आए, लेकिन इस दौरान भी बीजेपी सांसदों की कोशिश यही रही कि सत्र न चले ताकि
मोदी को अदानी मुद्दे पर किसी भी तरह का जवाब न देना पड़े। और अब यहां तक हो गया है मामला, इस तरह से बन चुका है कि अब संसद में बीजेपी जो है वो संसद को छुई हुई बना देना चाह रही है, ये कांग्रेस सांसदों का आरोप है। आज इस बारे में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने एक टिप्पणी की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने ओम बिरला से जो मुलाकात की और उस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, और इसके अलावा अदानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, और किरण रिजिजू का जो आरोप है कि सारे लोग संसद को चलने देना चाहते हैं, केवल राहुल गांधी नहीं चलने देना चाहते। तो आज राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसमें मेरा ख्याल है किरण रिजिजू को भी जवाब मिल चुका होगा। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे, चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? डिबेट होगी, जो एलिगेशन लग रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेके बात की जा रही है। हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने मैं नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। राहुल जी का दिल्ली में अलायंस होगा सर? राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जाहिर है वो विपक्ष में है तो ज्यादा जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की है, लेकिन सरकार नहीं चलने देना चाहती संसद को। ये बात आज राहुल गांधी ने बता दी और साथ ही साथ किरण रिजिजू को भी जवाब दे दिया, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही नहीं चाहते कि संसद सत्र चले, वो नहीं आना चाहते। जबकि उन्होंने कह दिया कि हम चाहते हैं कि 13 तारीख को संविधान पर जो चर्चा होनी है वो भी हो और हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप जितने चाहे आरोप लगाइए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब बीजेपी के सारे पैतरे राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद मेरा ख्याल है फेल हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है। आज भी जेपी नड्डा ने ये कहा, उन्होंने देश की सुरक्षा का हवाला दिया और वो जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन तमाम लोगों के संबंध पर भी बात कर रहे हैं संसद में। इन बातों को उठाने की अनुमति तो दी जा रही है, बार बार जॉर्ज सोरोस का नाम आ रहा है, लेकिन अदानी का नाम आते ही संसद छुई मुई बन जाती है, ये कहा है सुखदेव भगत ने। आज जब कांग्रेस के सांसद तिरंगा झंडा और गुलाब का फूल दे रहे थे तो इसके पीछे मकसद क्या था? क्यों इस तरह का ये गांधीवादी तरीका आज कांग्रेस ने खोला, इस तरीके को अपनाया? आज इस पर सुखदेव भगत ने क्या कुछ कहा और उन्होंने जो बोला कि इन्होंने संसद को छुई मुई बना दिया है, क्या कुछ कहते हैं सुखदेव भगत, कांग्रेस सांसद? सुन लेते हैं इसको भी।
आपने देखा होगा जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हम लोगों ने बहुत शालीनता के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेषकर मोदी की सरकार ने ये पूरे सदन को उन्होंने लाजवंती की तरह छुईमुई बना दिया है। जहां अडानी का नाम लो हाउस एडजर्न हो जाता है। हम लोगों ने उन्हें बताया कि भाई ये आप देखो राष्ट्रीय ये झंडा इसके ध्वज के साथ में इसके अंदर जो चीजें हैं कि ये देश सबका है और देश के विकास के लिए हम लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं और बहुत ही शालीनता के साथ उन संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम उनको ये चीजों को दे रहे हैं। और हमें आशा है कि आज सदन वो लाजवंती की तरह ना रहे, छुईमुई की तरह ना रहे, अडानी का शब्द आते ही ऐसा ना कि सदन ये एडजर्न हो जाए। दूसरी बात, जिस प्रकार के निशिकांत दुबे जी ने जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया एलओपी के लिए, हम लोगों ने कहा हम तो सहयोग करना चाहते हैं। आज हमारे गौरव गोगोई जी ने भी पत्र भी लिखा है, लेकिन जो सदन की कार्रवाई से उन शब्दों का वो उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि वो इस प्रकार के शब्द जो प्रयोग किए वो कहीं से भी संसदीय परंपरा के अनुकूल वो नहीं है। सुखदेव जी, लेकिन जब आप मैंने देखा कि कुछ भाजपा सांसदों को भी आप तिरंगा और हाँ उन्हीं के लिए है कि आप उन्हें देखो, आप कम से कम राष्ट्रीय ध्वज तो स्वीकार करो और राष्ट्र की गरिमा के लिए आप तो कम से कम सदन चलने दें। वो ऐसा पहली बार लग रहा है कि सदन सत्ता पक्ष चलाना नहीं चाह रही है। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? उनकी प्रतिक्रिया वो तो कुछ बोले नहीं और मैं समझता हूं कि सदन के अंदर में सारी चीजें नजर आएंगी। तो बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। कल तो ओम बिरला जी को बड़ा उनको तकलीफ हो गई थी कि मुखौटे और बाकी चीजों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। अब देखना होगा कि आज तिरंगे झंडे और गुलाब के फूल पर भी क्या बीजेपी को आपत्ति होती है। और जो बात कह रहे थे कांग्रेस सांसद, जिस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राहुल गांधी से कहा, और ये जो गौरव गोगोई ने भी चिट्ठी लिखी कि हम संसद को चलने देना चाहते हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ही है सत्ता में बैठी है, लेकिन फिर भी वो संसद को चलने नहीं दे रहे। तो संसद में इस समय बवाल का बड़ा कारण बनी है बीजेपी। और मेरा ख्याल है कि पूरे देश में भी अगर यही हाल देखा जाए तो पूरे देश में इस समय जितनी अव्यवस्था नजर आ रही है, जितना शोषण नजर आ रहा है, इसके पीछे भी बीजेपी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। ये और बात है कि मोदी इन जिम्मेदारियों को कभी लेते नहीं या आगे बढ़कर कभी अपनी कमी को स्वीकार करते नहीं। लेकिन विपक्ष जो है बीजेपी को, मोदी को आईना दिखा रहा है। आज मनोज झा जो है आरजेडी सांसद, उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी को आईना देखने की जरूरत है। तो इस समय बीजेपी को तमाम तरह से नसीहतें मिल रही हैं। और इधर ईवीएम का मसला पहुंच चुका है कोर्ट में। 3 बजे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आएंगी, इस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी हम चर्चा करते हैं कि संसद में जो इस समय बवाल मचा है और इंडिया गठबंधन ने इस समय जैसा मोर्चा खोला है बीजेपी के खिलाफ, क्या बीजेपी उसमें अपने लिए बचाव का रास्ता निकाल पाएगी या फिर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसा लेगी और जो तूफान आ रहा है उस तूफान को अनदेखा करेगी। इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आपने अभी राहुल गांधी की बात भी सुनी, आपने सुखदेव भगत की बात भी सुनी, और ये हम देख रहे हैं कि सारे लोग, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस बल्कि बाकी दलों के लोग भी यही कह रहे हैं कि हम तो संसद चलने देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी चर्चा के लिए आना ही नहीं चाहती। और ये जो छुई मुई की नई संज्ञा मिल गई, एक तरफ हम देख रहे हैं कि संसद का जब ये नया भवन उद्घाटित हुआ था तो मोदी जो थे तमाम पुजारियों के साथ, और उन्होंने राजदंड सेंगोल वहां पर स्थापित किया, ये बताने के लिए कि यहाँ अब मजबूत शासन चलेगा। ये कैसा मजबूत शासन है? सेंगोल स्थापित हो गया, उसके बाद भी मोदी को किस चीज का डर है? राजदंड उनके हाथ में ना सही, ओम बिरला के हाथ में तो है ही, उसके बाद उनको किस बात का डर है? क्यों छुई मुई जैसा लाजवंती का पौधा, बिल्कुल सही तुलना की कि जैसे वो आप उसको छुओ और वो सिमट जाता है पौधा, ये बिल्कुल वैसा ही उन्होंने संसद का हाल बना दिया। और उस समय जबकि आप संविधान के 75 साल और तमाम जो इसका जश्न मना रहे हैं, 2 दिन बाद संविधान पर चर्चा करेंगे, किस मुंह से ये लोग चर्चा करेंगे संविधान पर? सवाल जो है वो मोदी जी से लगातार पूछा जा रहा है और बीजेपी से लगातार पूछा जा रहा है कि आप किस मुंह से संविधान पर चर्चा करेंगे, जब संविधान का गला रोज संसद में घोटा जा रहा है,
जब सदन के अंदर जनता के सवालों पर चर्चा नहीं हो रही है और 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। विपक्ष करता था, अब तक ये तो देखा जाता था कि ठीक है विपक्ष अपनी बात उठाता है, विपक्ष को नहीं सुना जाता तो विपक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाता है। लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष जो है सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाता है, और सत्ता पक्ष ही नहीं मतलब सांसद ही नहीं मंत्रीगण जो है वो सदन की कार्रवाई में लगातार बाधा उपस्थित करते हैं, और दोनों सदनों के सभापति जो है वो सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नजर आते हैं और एक तरीके से व्यवधान पैदा करवा कर फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। तो ये सवाल अब उठ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने आज सुबह कहा इस बात को कि भाई ये चूंकि संविधान पर चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, संविधान पर चर्चा से भाग रहे हैं, चूंकि संविधान पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो किस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और संविधान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये संविधान को किस तरीके से बदलना चाहते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांतों को बदलना चाहते हैं, इस पर चर्चा होगी। तो इसलिए ये चर्चा से भाग रहे हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से जो है मतलब सत्ता पक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई लगातार बाधित कर रहा है और जनता के सवालों पर वहाँ चर्चा नहीं होने दी जा रही है। तो अब सवाल तो खड़े हो गए सरकार से, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से देखा जाए एक मोर्चा खोला है, और राहुल गांधी क्या इंडिया गठबंधन ने पूरा एक मोर्चा खोला है, और जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं राज्यसभा के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है इंडिया गठबंधन, और उससे ये साफ समझ में आता है कि अब निशाने पर वो संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख हैं जो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ लगातार उस पदवी का जो है वो मर्यादा को तार तार कर रहे हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं, यानी उपराष्ट्रपति की सभापति की पद को लगातार तार तार कर रहे हैं। उनके खिलाफ आज विपक्ष जो है वो लेकर आया अविश्वास प्रस्ताव, और उस पर चर्चा होगी। हालांकि वो सुबह जब शुरू हुई तो वो किरण रिजिजू ने खुलकर जगदीप धनखड़ साहब का समर्थन किया, और उसके बाद फिर वो सभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई पहले 2 बजे तक के लिए, और 2 बजे जब हरिवंश जी जो थे जो उपसभापति हैं वो बैठे, उन्होंने फिर दिन भर के लिए सभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। ये सब सामने आ रहा है, और विपक्ष ने आज जिस तरीके से वो फूल भेंट किए, तिरंगे भेंट किए सत्ता पक्ष के सांसदों को, और राजनाथ सिंह को राहुल गांधी ने खुद जाके आगे बढ़कर दिया, यानी कि अब एक तरीके से विपक्ष खुलकर अब सामने आ गया है कि इस सरकार की मनमानी जो है और मनमर्जी जो है जो सदन के अंदर चल रही है वो चलने नहीं देंगे, और इनको मजबूर किया जाएगा कि आप जनता के सवालों पर चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के प्रति जिम्मेदार बने, उसके प्रति जवाबदेह बने, और जो नारे अब तक लगातार लग रहे थे 10 दिन से कि नरेंद्र मोदी सदन में आओ, शायद वो नारे की गूंज जो है नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंची और आज वो सदन में आए, लेकिन अडानी पर चर्चा फिर भी नहीं हुई। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है समिता जी। अब अडानी पर चर्चा तो नहीं, लेकिन इस समय धनखड़ जी को बचाना जो है ये इस समय उनकी प्राथमिकता नजर आ रही है, क्योंकि संसद मतलब आसंदी पर जो लोग बैठे रहेंगे और वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे, तभी बीजेपी के लिए भी आसानी होगी अपनी मनमानी करने के लिए। और अभी किरण रिजिजू बताया जा रहा है कि वो मोदी से मिले भी और उन्होंने जगदीप धनखड़ के मामले में उनसे चर्चा भी की। तो अब बीजेपी आगे अपनी रणनीति बनाएगी। वैसे आज पहले ही जेपी नड्डा ने भी और किरण रिजिजू तो बिल्कुल उन्होंने ये तक अब उस बात को वो कहां से कहां ले गए कि एक किसान का बेटा और वो और ऐसी पृष्ठभूमि से आया और वो वहां पर बैठे तो विपक्ष जो है उसको सम्मान नहीं दे रहा है। मतलब ये जो रोना गाना और जबरदस्ती का एक सहानुभूति बटोरने वाली बात है ये बीजेपी ने शुरू कर दी है। हालांकि संसद में इस समय बहुत से लोग ऐसे पहुंचे हुए हैं जो इसी तरह की पृष्ठभूमि से आए हैं, मतलब पहली बार सांसद बने हैं लेकिन बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सांसद बने हैं। और जगदीप धनखड़ तो अभी उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, उसके पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे, मतलब वो तो काफी लंबे समय से अच्छे पोजीशन में हैं और अभी उनकी स्थिति काफी अच्छी है। उसके बाद क्यों उनको बचाने के लिए इस तरह का रोना गाना करना पड़ रहा है ये समझना कठिन नहीं है। और इधर किरण रिजिजू को लेकर माफ कीजिए जगदीप धनखड़ को लेकर अभी ये जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ है इसको लेकर भी अब काफी मतलब चर्चा ये भी है, क्योंकि पहली बार संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह से प्रस्ताव लाया गया और जाहिर है ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा और इस पर जो संख्या बल में बीजेपी भारी पड़ती है। लेकिन इस प्रस्ताव को देना क्यों जरूरी था और क्या है इसके पीछे का मकसद, इस बारे में राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कुछ कहा है, उसको सुन लेते हैं। और इसके साथ ही सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद जो है शिवसेना की, उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोनों की बातें सुन लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
At the same time, the BJP President JP Nadda raised the issue of George Soros and took the name of Sonia Gandhi also. How do you see? See, the point is that what we are seeing is playing out as politics in the House, right? And we really don't have to go to what one party said or what the other party said. We just have to see the proceedings of the House. And once you see the proceedings of the House, you should know where you stand, right? And what is playing out in the House is only politics, right? Because they want to stand, each side wants to stand with its leader, but the people of India should know where the chairman of the Rajya Sabha stands. And all that you need to do is to see the proceedings of Parliament. There's nothing for me to say. What is the sanctity of that motion? They will not allow it to be moved. It's as simple as that. They will reject it. We know that, and that's politics. अमरेंदु जी, यहाँ जो कपिल सिब्बल ने कहा कि संसद के भीतर पॉलिटिक्स चल रही है और वो जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव ठहर नहीं पाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए। और जो उन्होंने ये कहा कि प्रोसीडिंग्स मतलब जो कार्रवाई चल रही है आप उसको देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो सभापति हैं वो कहाँ खड़े हैं, उनकी क्या भूमिका है। और जब हम कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि सभापति का जो पद है वो दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का कोई नेता वहां पर बैठा है और उस पर आरोप लगे हैं और पूरी बीजेपी उसको बचाने में लग गई है और तर्क भी उसी तरह के खोखले किस्म के दिए जा रहे हैं जैसे मोदी को बचाने के लिए दिए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा कि संसद के भीतर राजनीति चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, सदन के भीतर राजनीति चल रही है। जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक मंच है और राजनीति ही वहाँ होगी, ये तो चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिसको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी वो राजनीति कर रहा है सदन के अंदर, यानी कि सभापति जो हैं जगदीप धनखड़ वो राजनीति कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के साथ खुलकर खड़े होते नजर आते हैं जगदीप धनखड़। ये असल में चिंताजनक है, चूँकि जगदीप धनखड़ साहब जो वहाँ बैठे हुए हैं वो राजनीति करने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं, वो सदन को ऑर्डर में रखने के लिए, सदन को चलाने के लिए बैठे हैं। उनकी जिम्मेदारी किसी नरेंद्र मोदी के प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सदन के प्रति है और उस देश के प्रति और संविधान के प्रति है, और जिसका वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है मित्रा जी कि जगदीप धनखड़ जब चुनकर आए थे तो उनका समर्थन तृणमूल कांग्रेस ने किया था, और आज तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है सुष्मिता देव वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बोलती हुई नजर आई, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए। अब शर्म आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं मालूम कि शर्म आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि शर्म निरपेक्ष हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं मालूम कि आएगी नहीं आएगी। लेकिन ये सवाल अब उठ रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी भी यही कह रही है कि ये शर्म आनी चाहिए कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। तो यानी शर्म निरपेक्ष लोगों से शर्म की आशा की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि कोई इस तरह की आशा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके की कोई शर्म आएगी, क्योंकि वो जिस निर्लज्जता के साथ सदन की कार्रवाई बाधित की जा रही है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि इन लोगों का संविधान के प्रति, इस देश के लोकतंत्र के प्रति और सदन की जो परंपराएं हैं उनके प्रति किसी भी तरीके का कोई सम्मान नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आता है। और यही विपक्ष लगातार कह रहा है, विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है। तो जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर सही बात कह रहे हैं कि जो सभापति महोदय वो खुद राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत गलत तरीका है, और इसीलिए विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आया है। अब समिता जी आप ये देखिए कि जब इस पर चर्चा होगी, भाई ठीक है आपने अभी स्थगित कर दी, कल भी फिर आप स्थगित कर देंगे, इस पूरे आप जो है कार्यकाल के दौरान उसको स्थगित कर सकते हैं, लेकिन ये आएगा फिर आएगा, बार बार आएगा। तो अगर ये बार बार आएगा तो किस मुंह से जो है जगदीप धनखड़ वहाँ रोज जाकर के उस कुर्सी पर जाकर बैठेंगे। आज ही जिस तरीके से अब 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद फिर वो जो आए जगदीप धनखड़ जो हरिवंश जी, तब देखा कि जगदीप धनखड़ नहीं है कुर्सी पर। तो आखिर ऐसे कब तक होता रहेगा और कब तक जगदीप धनखड़ जो है वो सवालों का सामना नहीं करेंगे? ये सवाल तो आएंगे सामने, और जब भी चर्चा होगी उस समय क्या जगदीप धनखड़ के सामने स्थिति पैदा होगी, लोग किस किस तरीके की बातें करेंगे, और उनको सामने बैठकर उस कुर्सी से उतरकर ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी। तो ये मोदी जी के कारनामे जो 70 सालों में पहली बार के जो हैं वो 70 सालों में पहली बार ये भी हो रहा है कि एक उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो राज्यसभा का सभापति है उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा चूँकि संख्या बल नहीं है, लेकिन सिर्फ संख्या बल के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए जाते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ या जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए लाया जा रहा है विश्वास प्रस्ताव, उसको ये महसूस हो कि आपके प्रति, आपके क्रियाकलाप के प्रति
जनता जो है वो क्या सोच रही है और देश आपके बारे में क्या सोच रहा है, ताकि आपका ध्यान उस पर जाए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जगदीप धनखड़ को विवश होना पड़ेगा और ये इंडिया गठबंधन की एक रणनीति भी है कि जगदीप धनखड़ के बाद अब चुनाव आयोग जो है उसको भी ठीक किया जाए और अब इसका अगला निशाना जो है वो राजीव कुमार होंगे, ऐसा समझ में आता है सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, आईना दिखाने की कोशिश जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार हो रही है और वो लगातार आईना दिखा भी रही है। ये और बात है कि उसमें सच्चाई देखकर भी मुंह फेर लिया जा रहा है और बीजेपी संसद में एक तरह से लुका छिपी का खेल खेल रही है और वो बिल्कुल आना नहीं चाहती सामने। लेकिन सवाल यही है कि कब तक बीजेपी, जिसको बच्चों की भाषा में कहा जाए तो दाम देने से बचेगी। कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा और जवाब देना ही पड़ेगा। और इधर वही स्थिति जो आपने सही कहा कि राजीव कुमार जी की भी होने वाली है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो बार बार बीजेपी को बचाने के लिए एक तरह से वो बयान जैसे देते हैं, उसमें ऐसा ही लगता है कि वो बीजेपी को बचाने के लिए दे रहे हैं। और जब चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो जिस तरह से बीजेपी के लोग उसको डिफेंड करने आ जाते हैं, उसमें भी ये समझ में आता है कि इनका भीतरी कोई गठजोड़ है, जिसमें ये है कि तो हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे और इस लोकतंत्र पर पूरा कब्जा करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन इस कब्जे को छुड़वाना चाह रहा है और इसके लिए अब फिर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, या पहुंचने की तैयारी है। इस बारे में कल एक बैठक हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, इंडिया गठबंधन के बाकी लोग, अभिषेक मनु सिंह भी, ऐसे कांग्रेस के नेता, तमाम लोग उपस्थित थे और इन लोगों ने ये चर्चा की कि महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हुई है, इस गड़बड़ को अगर चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। इस बारे में प्रशांत जगताप जो हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, इसको सुन लेते हैं। आज के फैसलों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है। इंडिया अलायंस करके हम लोग उसमें जा रहे हैं। इंडिया फ्रंट के माध्यम से हम लोग रीट दाखिल कर रहे हैं और उसमें जो धांधली इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी को जितवाने के लिए, बीजेपी अलायंस को जितवाने के लिए हुई है, उसके खिलाफ ये रीट दाखिल हम लोग ये केस दाखिल कर रहे हैं और जिसमें वोटों की बढ़ोतरी का मामला है। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले जो नाम डिलीट किए और ऐड किए हर असेंबली में 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके खिलाफ का ये हमारा नारा है। ईवीएम और वीवीपैट में टैंपरिंग हुई है वो बात है। उसी के साथ जहाँ पे एमवीए या इंडिया फ्रंट जीत सकता है, उनको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसे मशीन स्लो किए गए, वो हम लोग ने क्या, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है वो लेकर जा रहे हैं। और उसी के साथ जो डेटा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली जो बात रखी थी, उसमें क्लियर था कि जिसमें वोटिंग हुआ है वो ईवीएम और वीवीपैट वही सामने दिखाया जाएगा, उसकी गिनती होगी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले जो नई एसओपी निकाली है, उसमें उन्होंने ये बात रखी है कि वो डेटा इरेज करके सिर्फ मॉकपोल लेंगे। हमारे तो 13 लाख रुपए उन्हें जमा करवाए गिनती के लिए, और आज कहीं तो भी उनको ये लग रहा है कि इस गिनती में उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और आज वो सारा डेटा इरेज करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया फ्रंट की, महाराष्ट्र की सारी जो पार्टी है वो साथ में जाएगी और इसमें आवाज़ उठाने की हमारी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी हमारा भरोसा है। हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें सुनकर इसके खिलाफ या इसके बाजू में, यानी हमारे बाजू में और जो धांधली हुई उसके खिलाफ जरूर अपना फैसला सुनाएगी। यहाँ अमलिंदु जी, प्रशांत जगताप ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 13 करोड़ रुपए, मेरा ख्याल है 95 विधानसभा सीटों से शिकायतें जो थी गई थी और इस पर ये कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर आपको फिर से सब जांच करवानी है तो उसके लिए आपको एक फीस जमा करनी पड़ेगी। और ये 13 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। चुनाव आयोग को काफी बड़ी फीस मिल चुकी है। उसके बाद ये कहना कि हम जो सारा डेटा इरेज करके और हम मॉक पोल करा के और फिर हम दिखाएंगे कि देखो सब ठीक है, तो ये तो साफ साफ धांधली है। मतलब अब ये क्या दिन दहाड़े चोरी करने वाली बात जो है ये अब होने लगी है। और क्या सुप्रीम कोर्ट जो ये शिकायत जो बता रहे हैं, जिस तरीके की जो उन्होंने दलीलें दी, जो तथ्य सामने रखे, क्या सुप्रीम कोर्ट इन सब को कंसीडर करेगा और चुनाव आयोग यहाँ पर किस तरह से अपना बचाव करेगा? देखिए सर मित्रा, ये तो साफ तौर पे चुनाव आयोग की चोरी है जो पकड़ में आ रही है, जो कि कहना है प्रशांत जगताप का कि वो उन मशीनों का डाटा उन्होंने इरेज कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि इन मशीनों का डाटा आपको 45 दिन तक सुरक्षित रखना है। साफ तौर पे था, वीवीपैट का भी और मशीनों का भी, ये आपको सुरक्षित रखना है। और 45 दिन के बाद भी अगर कहीं कोई केस आया है तो आपको वो और समय तक आपको रखना है।
उस लैपटॉप को भी सुरक्षित रखना है जिस लैपटॉप से सिंबल लोडिंग यूनिट में डाटा अपलोड किया जाता है। ये सीधे सीधे अवमानना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की है। मुझे लगता है इसको लेकर एक अवमानना का नोटिस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस वो राजीव कुमार को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको दिया जाना चाहिए। ये एक बनता है और ये खुले तौर पे, साफ तौर पे जो है ये हेरा फेरी का मामला समझ में आता है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियाँ की हैं और इसीलिए जो है वो इससे बचना चाहता है। ये इस तरह की चीज़ें साफ समझ में आ रही हैं और यही शिकायतें लेकर लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यानी अब किसी भी तरीके से ना चुनाव आयोग को छोड़ा जाएगा, ना जगदीप धनखड़ को छोड़ा जाएगा। ये इंडिया गठबंधन तय कर चुका है। यानी इस लोकतंत्र के साथ जो भी छल करने की चीज़ें हैं, जिन जिन पॉइंट्स से छल किया जा रहा है, वहाँ सारे कील कांटे दुरुस्त किए जाएंगे। अब विपक्ष इस पर तैयार हो गया है और आर पार की लड़ाई जो है एक तरीके से देखा जाए संविधान बचाने की, वो अब शुरू हो गई है और चुनाव आयोग भी निशाने पर है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो हैं वो भी निशाने पर। ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। तो ईवीएम मशीनों के ज़रिए और चुनाव आयोग की जो धांधलियाँ हैं उनके ज़रिए जो खेल किया जा रहा है उसके खिलाफ अब विपक्ष एकजुट हो गया है। और आज शाम को जो 3 बजे के आसपास जो बैठक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंडिया गठबंधन की, उसमें मुख्य मुद्दे यही हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की धांधलियाँ जो हैं उनको उजागर किया जाए और किस तरीके से जो सदन के अंदर हो रहा है उसको उजागर किया है। यानी अब एक जो इंडिया जो है उसने अब मोर्चा खोल दिया है और अब इससे पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात अब साफ तौर पर समझ में आने लगी समझता है। जी, इंडिया गठबंधन में फूट की खबरें लगातार चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी जैसे प्रशांत जगताप ने भी कहा कि हम सब मिलकर जाएंगे। कल जो बैठक हुई उसमें भी कांग्रेस के लोग भी थे, आप के लोग भी थे और शरद बुट के लोग भी थे। तो ये सब लोग मिल बैठकर ही सारे काम कर रहे हैं और इसके बाद जबरदस्ती का बीजेपी का जो तरीका है कि वो ध्यान भटकाए, लेकिन विपक्ष जो है उसका ध्यान अभी भटक नहीं रहा है। और जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि हम मछली की आंख, अर्जुन की तरह जो मछली की आंख पर हम निशाना साधे हुए हैं, तो इस समय इंडिया गठबंधन उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। और अभी एक तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है और दूसरा कांग्रेस के जो डेटा विश्लेषण विभाग के अध्यक्ष है प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने भी कल राजीव कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव से जुड़ी विधानसभावार मतदाता सूची यानी जो वोटर लिस्ट है वो आप हमको एक्सेल शीट में दें। और क्योंकि उन्होंने पहले भी ये मांग की थी और उन्होंने ये कहा था कि हमने आपको पहले आंकड़े प्रस्तुत किए थे जिनसे पता चलता है कि जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 6 महीने पहले और विधानसभा चुनाव जो अभी हुए, उनमें नए मतदाताओं की कुल संख्या और डाले गए मतों में असामान्य वृद्धि हुई है। तो आप हमको एक्सेल शीट में दोनों डेटा उपलब्ध कराइए। ये चिट्ठी उन्होंने कल फिर से लिखी है। यानी कांग्रेस अभी भी पूरे आंकड़ों के साथ बात कर रही है। और लेकिन यहाँ पर राजीव कुमार, देखते हैं अब इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि जो ईवीएम और वीवीपैट हमने उनका मिलान कराया सभी 288 सीटों पे और उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 288 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1440 वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया। हालांकि ये संख्या बहुत कम है। ऐसा देखकर मतलब ये जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होती है कि जहां करोड़ों मतदाता और उसमें आप इतने से कुछ हजार का आप वो कर रहे हैं और उसको भी आप बोल रहे हैं कि सब ठीक है। तो ये जो तरीका है अमलेंदु जी, क्या ये तरीका और ये जो कांग्रेस की तैयारी है, आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ये मुद्दा इतने जल्दी शांत होने वाला तो लगता नहीं है। और उधर संसद में भी जो बवाल चल रहा है, आज प्रियंका चतुर्वेदी जो है राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी बल्कि निशिकांत दुबे पर उन्होंने सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, इसको एक बार सुन लेते हैं। तरीके से संसद स्थगित होने से पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने ये कहा कि दीज पार्लियामेंटेरियंस डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्लियामेंट। अरे आपके कहने से हम पार्लियामेंट में आए हैं क्या? अपने बलबूते पे आए हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष होने के नाते कि सत्ता पक्ष पे सवाल उठाएं। पर आज सत्ता पक्ष ही विरोध कर करके सदन नहीं चलने दे रहा है, दिखा रहा है कि ये लोग सबके सब मोदी अडानी के एजेंट हैं और अडानी के दलाल हैं। निशिकांत दुबे ने किरण रिजिजू पर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिन्होंने ये कहा कि ये लोग संसद में आने के लायक नहीं है। ये इस बात पर भड़की है प्रियंका चतुर्वेदी और जाहिर सी बात है। और यही जो अभी ईवीएम को लेकर भी जो मसला, जैसे हमने कहा अभी अमलेंदु जी की, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं।
चुनाव आयोग को जवाब देने चाहिए। लेकिन अभी मैं सुन रही थी मिलिंद देवड़ा जो बीजेपी के सांसद, वो कह रहे हैं कि भाई शिवसेना के उनको अपनी हार जो है वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये सारे लोग जिस तरह से बढ़ बढ़कर चुनाव आयोग का बचाव करने में लगे हैं। और उधर आज प्रियंका गांधी ने भी आज ये जो शर्म की बात है वो जो कुछ कहा कि ये चलने नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, उसको भी सुनते हैं, फिर आपसे आखिरी कमेंट चाहती हूँ। आज भी सदन नहीं चला और आज बीजेपी के पहली बार देख रही हूँ कि सरकार डिस्टर्ब कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आज सदन में नाम लिया सोनिया जी का। अरे मैम, सोनिया जी का यहाँ पत्रकार फिर सोनिया गांधी का नाम लाने की तैयारी, मतलब जो बात है उस पर न वो करके वो पत्रकार भी बीजेपी की तरह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी जो फंस रही है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो पीछे हटेगा बीजेपी के तमाम जोर के बावजूद, सारी तिकड़मों के बावजूद। बीजेपी ने बहुत सत्ता वो संभाल ली, 11 साल से वो सत्ता में है, उसके हाथ में सारी संस्थाएं हैं, उसके लिए बहुत सारे खेल करना मुमकिन है और वो खेल करती भी जा रही है। लेकिन इस बार विपक्ष की जो तैयारी है और इस समय जिस तरह विपक्ष मजबूत दिख रहा है, ऐसे में मोदी सरकार कब तक अपने आप को बचा पाएगी और परसों जो चर्चा वो करवाना चाहती है संविधान में, क्या अपने मन मुताबिक वो चर्चा करवाने में कामयाब हो पाएगी? समृता जी, एक तो परसों जो है वो देखना होगा भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है, वो संविधान पे किस तरीके से चर्चा करवाते हैं, इनका असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाएगा। क्योंकि जब संविधान पे चर्चा होगी तो संविधान के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। इस पर भी चर्चा होगी कि 400 पार का नारा क्यों दिया जा रहा था, किस तरीके से आरक्षण समाप्त करने की बातें हो रही हैं, किस तरीके से जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है, इन सारे मसलों पर चर्चा होगी। किस तरीके से सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरीके से सांसद और विधायक खरीदे जाते हैं, सब मसलों पर चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि जब संविधान के हर पहलू पर चर्चा होगी तो घिरे हुए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नजर आएंगे। तो इनका जो है वो 12 तारीख को असली चाल चरित्र चेहरा सामने आएगा, एक बार फिर सामने आएगा। हालांकि पहले भी आ चुका है, लेकिन फिर एक बार सामने आएगा कि ये किस तरीके से संविधान के साथ छल और कपट कर रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी एक तरीके से। दूसरा ये कि अब विपक्ष की तैयारी पूरी है कि इनको माफ़ नहीं करना है किसी भी हाल में, और ये जो जाल बुनते हैं इस जाल में ये खुद कैसे फंसेंगे, इसकी तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो हर मोर्चे पर विपक्ष अब तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम जनता के सवालों पर जो है चर्चा नहीं चाहती है, सदन चलने देना नहीं चाहती है, एक खास पूंजीपति के लिए किस तरीके से देश लूटने के रास्ते खोले जाएं, इसके लिए काम करती है, इन सारे मसलों पर विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को हर मसले पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। जो ईवीएम मशीनों का मसला है, चुनाव आयोग की कारगुजारियों का मसला है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा, सदन के अंदर जनता के मसलों पर बहस होगी। और राहुल गांधी ने जैसा कहा कि हम सदन चलाएंगे, लेकिन ये सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि हम जनता के सवाल उठाते रहेंगे और सरकार अगर जनता के सवालों से भागती है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी, ये एक तरीके से तय कर दिया गया है। यानी अब कोई भी बहाना नरेंद्र मोदी और उनके लोगों का नहीं चल पाएगा कि सदन की कार्रवाई वो बाधित करें, और अब सरकार को मजबूर होकर सदन में जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा और जनता के सवालों के जवाब सदन के अंदर देने पड़ेंगे। ये विपक्ष की तैयारी अब साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। जी, विपक्ष बिल्कुल वो पोशंपा वाले अंदाज में इस समय काम कर रहा है और नरेंद्र मोदी को सदन में आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, ये आज उसने करके बता दिया। अभी मोदी आज सदन में आए हैं और जिस तरह से विपक्ष पूरी रणनीति अपनी बना चुका है, तो उसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर मोदी को जवाब देने पर मजबूर कर भी दिया जाए। और अगर मोदी जवाब नहीं देते हैं तो उस स्थिति में भी बीजेपी की फजीहत होना तय है, क्योंकि अब लोग ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है वही संसद को बाधित कर रहा है। विपक्ष चाह रहा है, संसद में आ रहा है, वो बाहर प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन संसद के भीतर वो आ रहा है, चर्चा चाह रहा है, लेकिन मोदी नहीं आते और वो मोदी जवाब नहीं देते। और मोदी का साथ देने के लिए जिस तरह से ओम बिरला और जगदीप धनखड़ उनके अगल बगल खड़े हो रहे हैं, उसमें भी बीजेपी पर ही उंगलियां उठ रही हैं। और इधर चुनाव आयोग भी इसी तरह कटघरे में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम का मसला पहुंचेगा और तब विपक्ष किस तरह से अपना केस फाइल करेगा, ये देखना होगा, और उसमें चुनाव आयोग किस तरह से घिरता है
कैसे अपना बचाव करता है, ये सब देखना दिलचस्प होगा। तो अमरेंदु जी, फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।